हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महासीरीज में। तो घटना चक्र की इस महाश्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसे आप वैसे ही देख लीजिएगा क्योंकि ये उस टाइम पे करंट में रहा होगा, इसलिए क्वेश्चन को पूछ लिया था, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आते हैं, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? अहमदनगर में, सूरत में, बड़ोदरा में या नासिक में? तो इसका आंसर है डी, ये नासिक में बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है कि भारत का पहला रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? अब देखिए पहली बार सुन रहेंगे ब्रेंट इंडेक्स। अगर ब्रेंट इंडेक्स को हम थोड़ा सा समझें तो ये कच्चे जो तेल होते हैं उनकी कीमतों से संबंधित है ये, ठीक है। और ये जो तेल होते हैं, जैसे कि तेल मीठा है या तेल की गुणवत्ता कम है, तेल हल्का है, ठीक है, हल्का है, या कह सकते हैं कि कच्चा तेल है, कच्चा तेल, तो इनका वर्गीकरण करके इनके मूल्यों का निर्धारण करता है। तो आप लोगों को अब आंसर समझ में आ ही गया होगा, इसका आंसर है ए, ये कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। भारतमाला परियोजना में भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? यानी भारतमाला परियोजना में भारत का कौन सा संरचना जो है इसमें संबंधित है? दूरसंचार क्षेत्र है, या रेलवे है, या सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है, बंदरगाह है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? इनमें क्या क्या शामिल हैं? इसका आंसर है सी, ये सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें शामिल है और इससे संबंधित है। और ये उस टाइम पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था सन 2020 में, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया था। भारतमाला परियोजना सड़क आधारभूत परियोजना की एक अम्ब्रेला योजना है जो आर्थिक गलियारा, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, रोड, तटीय बंदरगाह, सड़क, एक्सप्रेसवे आदि सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने सुधारने के लिए चलाई जा रही है। तो छोड़िए, कुछ भी नहीं है ये। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है सी, ये दिल्ली मुंबई जो गलियारा है, आर्थिक औद्योगिक गलियारा है, इसी को जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, ठीक है। आंसर है सी, भारत का दिल्ली मुंबई औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। भारत और जापान सरकार के मध्य वर्ष 2006 में यह समझौता हुआ था। तो ध्यान दें कि यह समझौता कब हुआ था, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है। तो भारत और जापान में औद्योगिक आर्थिक गलियारे को लेकर के मुंबई और दिल्ली के बीच में यह समझौता सन 2006 में हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समझौता कब हुआ था, 2006 में, और पूछा कब है आपसे, 2019 में। तो कब किस चीज़ को कहाँ पूछ ले कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम सन 2018 में किस शहर में खोला गया? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या मुंबई में? तो ये खोला गया था आपका हैदराबाद में। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ध्यान देंगे कभी कभी लोकेशन भी पूछ लेता है। तो बानमौर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया कि बानमौर कहाँ है। तो बानमौर मध्य प्रदेश में है। और ये किस जिले में है बानमौर मध्य प्रदेश के? तो मुरैना में है कि भिंड में है, शिवपुर में है या गुना में है? तो इसका आंसर है ए, ये है मुरैना में, मुरैना। आंसर है ए। यहाँ पर दिया भी है कि औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश की मुरैना जिले में स्थित है। तो ध्यान देंगे बानमौर का संबंध कहाँ है, क्योंकि इस बार यूपी में पूछा था मांडी, मांडी कहाँ है, ठीक है, तो यूपी पीसीएस में। तो ध्यान देंगे लोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो पूछ ही लेता है। अगला है कि निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? यानी निर्यात उत्कृष्ट शहर में देवास इंदौर है, या सागर रतलाम है, रीवा सतना है, या गुना शिवपुर है? तो यहाँ पर कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है, यहाँ पर कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान लगाएंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच जाएंगे। आप सभी को पता है कि ये निर्यात के बारे में पूछा है कि सबसे ज़्यादा निर्यात किस शहर से होता है? मध्य प्रदेश के। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में इंदौर जो है वो सोयाबीन की खेती उत्पादन के लिए, कह सकते हैं सोयाबीन उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर अत्यधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से आपको कहीं नहीं जाना है, बस देख लेना का इंदौर किस में है। आपका आंसर हो गया ए, आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग
एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। केयर, इकरा, क्रिसिल। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपको हमको सबसे पहले देखना है कि आया कौन कौन था सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारा आया था क्रिसिल, ये आया था 1987 में, 1987 में। उसके बाद आया था इकरा, ये आया था 1991 में। और उसके बाद आया था केयर, ये कब आया था 1993 में। तो इस तरीके से अगर हम देखें 87, 91 और 93, 3, 2, 1। तो 3, 2, 1 कहाँ है आपका? तो 3, 2, 1 आंसर हो गया आपका ए। यहाँ पर दिया है केयर कब आया था 93 में, इकरा कब आया था 91 में और क्रिसिल कब आया था 87 में। ठीक है, ये छोड़ दीजिएगा, करंट का उस टाइम पर रहा होगा इसलिए पूछ लिया था, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आंसर देख सकते हैं बस आप। अगला है मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया, ऐसे चीज़ों को पूछ ही लेता है। तो इसको तो ये तो आप सभी को पता होगा कब किया गया था, तो सितंबर 2014 में किया गया था। ठीक है, ध्यान देंगे। और बीपीएससी में इस बार पूछा भी था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो इससे पूछा था सितंबर में हुई थी, नवंबर में हुई थी, दिसंबर में हुई थी, इस तरीके से पूछ लेता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, भले ही आपको ईयर ना याद हो, लेकिन ये याद होना चाहिए कि हाँ कब किया गया था, किस मंथ में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य तथा विनिर्माण डिजाइन तथा नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रसारित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, अब देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर दे ही दिया। नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पादन को प्रतियोगी बनाना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये पूछा गया था आपका बीपीएससी 2018 में। तो जब भी आपके ऐसे क्वेश्चंस आएँ, ठीक है, जहाँ पर कोई आपका नीति हो या योजना हो और उद्देश्य पूछे, तो आप पढ़ते जाइए। और जितने भी अच्छे उद्देश्य होंगे उसमें, वो सारे आपके सही होते हैं। और ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादातर आपके जो आंसर होते हैं वो ई ही होते हैं, और इसमें भी आपका ई ही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? प्रोत्साहकी नहीं है। मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया। अब एक एक ऑप्शन के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि मेक इन इंडिया, ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि विकास के लिए प्रोत्साहकी, यानी कौन है और कौन नहीं है। तो मेक इन इंडिया तो है ही, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें कह रहा था कि विकसित आधारभूत संरचना जो होगी उसमें हम सुधार करेंगे, लाल फीताशाही को हटाएंगे। तो अच्छी बात है ना, हटा रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें हमारी सही हो जाएंगी तो बाहर से यहाँ पर निवेश अट्रैक्टिव होगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सेम वही चीज़ है, यहाँ भी सुगमता दिया जाएगा, कानून में थोड़ा सा ढीलापन दिया जाएगा ताकि हर कोई आकर के आराम से निवेश कर सके। तो ये भी आपका वही है। स्टार्टअप इंडिया, इसके थ्रू भी नवाचार करके हम निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं। बाकी रह गया ये आपका डिजिटल इंडिया। तो इससे क्या होगा कि इससे जो आपका दूरसंचार जो है प्रौद्योगिकी है या दूरसंचार जो सेवाएं हैं उनको नागरिकों तक पहुंचाना है। ठीक है, उनको नागरिकों तक इसका काम पहुंचाना है। तो इसमें निवेश नहीं, यहाँ तीनों निवेश हो रहा है। तो ये औद्योगिक विकास के प्रौद्योगिकी में सहायता कर रहे हैं। बाकी जो डिजिटल इंडिया है ये सहायता नहीं कर रहा है। तो आंसर है इसका डी। यहाँ पर अगर हम देखें तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का दृष्टिकोण निहित है। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना और यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सके। इसका एक अन्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। ये भी सेवा में आपको आ गया। डिजिटल इंडिया के 3 कोर घटक हैं। डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना और डिजिटल साक्षरता, यानी इसके डिजिटल ये साक्षरता मतलब लोगों में जागरूकता फैलाना, इसको लेकर के ये किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है, किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को सही कर सकते हैं, ठीक है, सही से रख सकते हैं, सेफ्टी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंटों का। ठीक है, शेष अन्य 3 पहले मेक इन इंडिया कारोबार करने में सुगमता एवं स्टार्टअप इंडिया निवेश संवर्धन से संबंधित है। तो ये प्रौद्योगिकी में विकास निभा रहे हैं तीनों, जबकि ये क्या है, ये जनता तक पहुंच को सुनिश्चित करते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये 17 में पूछा गया था, उस टाइम पे ये रहा होगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आंसर देख लीजिएगा, बस सी है।
ये भी उसी टाइम रहा होगा न्यूज़ में, तो ये पूछ लिया था, इसे भी छोड़ दीजिए। ये 21 में पूछा है, इसको एक बार देख लेते हैं। भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी करंट में ही रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है। तो सभी अनियम मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। सभी अनियम मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। सरकार अधिसूचना द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये हमको देखना है। तो इसका आंसर डी है। ये तीनों स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि मजदूर कोई भी हो, भविष्य निधि सुरक्षा का हकदार सबको ही होता है। ठीक है, समय से उसको भुगतान मिले उसका भी ये हकदार है। और ये कह रहा है कि सरकार अधिसूचना द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के, बिल्कुल, ताकि इनका जो पैसा है डायरेक्ट इनको मिल जाए, यानी वास्तविक लाभार्थी लाभ हो सके। तो सही बात है। तो यहाँ पर केवल दिया है, तो इसके वजह से आप लोग खत्म, इसको मतलब एकदम हटा करके ये मत कीजिएगा कि हाँ 1 और 2 सही है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव वे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि बैंक खातों के माध्यम से, तो थोड़ा सा भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो सही बात है। अगर किसी गांव के मुखिया हैं, प्रधान हैं, उनके थ्रू अगर पैसा दिलवाएंगे तो कटौती कर लेंगे। ठीक है, और बैंक के थ्रू डायरेक्ट उनके खाते में तो जाएगा, तो ये आ रहा है पॉजिटिव में, तो इसलिए ये भी आपका सही है। आंसर इसका डी। बाकी ये पढ़ लीजिएगा आप क्या है इसमें। ये 18 में न्यूज़ में था, 19 में पूछ रहा था एग्जाम में, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि फैक्ट्री एक्ट 1981 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। तो आप लोग इसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में। और यदि आपने सर के नोट्सों को पढ़ा भी होगा तो इसका आंसर आप इजीली दे ले जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट है कि एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे। ठीक है, ये भी चीज़ में बाकायदा लिखी गई है। तो यहाँ पर अगर आप इसको आप ध्यान से पढ़े होंगे तो इसमें बच्चों के लिए प्रावधान था। ये जो कारखाना अधिनियम था 1981 का, इसमें बच्चों को लेकर के प्रावधान था, ना कि मजदूरों को संघ बनाने का। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका गलत हो गया। और ये सही बात है कि एन.एम. लोखंडे जो थे वो ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने वाले प्रथम जो थे अग्रगामी थे। तो आंसर हो गया आपका बी। यहाँ पर देखते हैं, प्रथम कारखाना अधिनियम 1981 में पारित किया गया था। ठीक है, इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूर से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। देखिए अब यहाँ पर महिलाओं से भी संबंधित कोई प्रावधान नहीं था, ओनली इसमें बच्चों को लिया गया था। तो वहाँ पर देखिए केवल, अगर ऐसे करके स्टेटमेंट आपका बना दे कि 1981 में पारित कारखाना अधिनियम में केवल बच्चों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान थे, तो सही होगा। यहाँ पर केवल सही होगा। अगर केवल करके आपका आंसर में देता तो सही होगा। नीचे वही दे देगा कि महिला मजदूर से संबंधित इस अधिनियम में कोई भी प्रावधान नहीं था, तो सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर क्वेश्चन बनाऊँ, जैसे कि क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, ये तो ध्यान देंगे सबसे पहले कि कब बना था। ठीक है, 1881 मजदूर बच्चों की सुरक्षा के प्रावधान, अधिनियम केवल कर दीजिए, अधिनियम केवल मजदूर बच्चों की सुरक्षा के प्रावधान की व्याख्या करता है। दूसरा दे दीजिए, ये पहला हो गया। इस अधिनियम में महिलाओं से
संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है, दे देगा केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों सही और डी कोई नहीं। आपको चुनना क्या है इसमें से? सही कथन। तो अब ये मत कीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर केवल दिया है, जैसे कि यहाँ पर केवल दिया है तो इस केवल की वजह से आप एलिमिनेट कर दीजिए और आंसर लगा दीजिए 2। ये 2 को भी सोचिए कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, ये एक्ट है तो महिलाओं के प्रावधानों से संबंधित है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, तो कहीं आंसर आप डी मत लगा दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा, दोनों ही सही होगा आपका। ठीक है, दोनों ही सही होगा, आंसर होगा इसका सी। यहाँ पर केवल बच्चों के सुरक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं इसमें, और महिलाओं से संबंधित कोई भी इसमें प्रावधान नहीं है, इसलिए इस बिल का जो है बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था इसको लेकर के। तो इसमें अगर हम पढ़ें तो कह रहा है कि इस अधिनियम में मजदूर सामान्यतः निराश थे। एन.एम. लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े के मिल की दयनीय स्थिति को सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने साहसिक पहल किया। तो देख सकते हैं इन्होंने एम.एन. लोखंडे का कार्य क्या है, इस कार्य को भी एक बार आप देख लेंगे कि हथकरघा कपड़े मिल की दयनीय स्थिति को तो उन्होंने सुधार करने की बात की ही की। ठीक है, साथ ही जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दों को भी इन्होंने उठाया था। अगला क्वेश्चन है, इसे छोड़ दीजिए क्योंकि ये उस टाइम का रहा होगा। ठीक है, इसे भी छोड़िए, ये भी आप छोड़ सकते हैं। जो काम की होगी बस हम उसी को देखेंगे, बाकी हम छोड़ते हुए चलेंगे। ये भी उस टाइम का है। हाँ, थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं, जो 21-22 का लेटेस्ट डाटा है उसको हम देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई थी। तो हमको देखना है 22 का, तो प्रभावी न्यूनतम मजदूरी क्रम से कितनी है, यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है कैसे है, तो 9530 रुपये। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया है आपका 10,483 और 11,743 रुपये। तो हमसे पूछा है कि न्यूनतम, प्रभावी न्यूनतम, तो इस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम इसको हटा दें और 2022 का ये पूछे, तब आपका आंसर होगा, ये होगा 9,530 रुपये। ठीक है, 9,530 रुपये होगा इसके हिसाब से। फिर यहाँ पे पूछा है कि भारत की जीडीपी में उद्योग का अंश है, तो ये उस टाइम पे था 6-7 में, अभी हम 21-22 का देखेंगे। तो 21-22 में अगर हम देखें तो कितना है, तो 28.2% है। ठीक है, ये ध्यान देंगे आप, उद्योग का, यानी इसके बीच में है। ठीक है, 25 से 30% के बीच में है, और वही चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा है। फिर यहाँ पर देखिए, इसका भी लेटेस्ट वाला ही देख लेते हैं, इसको छोड़िए, इसमें कोई लेटेस्ट नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि वर्ष 2000 और 2001 में निम्न उद्योगों में से किस एक की अधिकतम समृद्धि दर रही। तो उस टाइम के हिसाब से आंसर था आपका इस्पात, और आज के भी हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, इस्पात, सीमेंट है। उस टाइम पे इस्पात था, और अब अगर हम देखें 21-22 में तो क्या है हमारा, वो सीमेंट है। इस्पात कहाँ है, 4थे नंबर पे है। तो ये ध्यान देंगे आप, अभी वर्तमान के डाटा के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सीमेंट है। ठीक है, सीमेंट। और देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई भरोसा नहीं है, यहाँ से आपका ये चेंज करके आपका लेटेस्ट में पूछ ले, वर्तमान में पूछ ले आपका कि लेटेस्ट डाटा क्या है वर्तमान में। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर दिया है कि 8 कोर उद्योग हैं, तो इन 8 कोर उद्योगों के आपको नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन से हैं, क्योंकि इनमें से भी 4 ऑप्शन दे देगा आपका और बीच में किसी और को डाल देगा जो कोर उद्योग नहीं होगा। तो कोर उद्योग कौन कौन से हैं आपके, तो सीमेंट है। ठीक है, सीमेंट, कोयला, बिजली, इस्पात, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उत्पाद, उर्वरक, और ये वृद्धि दिखाया है, समग्र वृद्धि। तो इससे कोई मतलब नहीं है आपका। ये जो 8 कोर उद्योग हैं, ठीक है, ये 8 कोर उद्योग हैं, ये आपको याद होने चाहिए। आगे देखें
तो सरकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई? सरकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है? ये 7 में पूछा गया था। चीनी को, सूती वस्त्र को, जूट को या सीमेंट को? तो इसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। अगला है कि भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्न में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? किसमें? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में पूछ रहा है कि सम्मिलित नहीं है, क्या क्या सम्मिलित है और क्या नहीं है। तो विनिर्माण, खनन, विद्युत और निर्माण। तो इसमें देखिए विनिर्माण है आपका, खनन है, विद्युत है, लेकिन निर्माण नहीं है। तो आंसर होगा इसका डी। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना एनएसओ पूर्व में सीएसओ, देखिए अब जिसका नाम है ना, पहले सीएसओ द्वारा किया जाता था, अब इसको एनएसओ द्वारा किया जाता है, एनएसओ द्वारा। तो ये भी आप ध्यान देंगे, एनएसओ के द्वारा किया था, पहले सीएसओ के द्वारा किया जाता था। और इसे 2 आधारों पर मतलब 2 आधारों पर मापा जाता है। कैसे? पहला ब्रांड में क्या क्या आता है? तो पहले में आपका गया खनन, विनिर्माण और विद्युत। दूसरे में आपका क्या क्या आता है? तो बेसिक गुड्स आते हैं, पूंजीगत गुड्स आते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स आते हैं, उपभोक्ता गुड्स आते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल तथा गैर कंज्यूमर ड्यूरेबल शामिल होते हैं। ठीक है। तो ये भी ध्यान देंगे कि बस यहाँ से एक ही चीज़ आपको ध्यान देना है, वो ये देना है कि भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है एनएसओ के द्वारा। कंफ्यूज नहीं होना है, एनएसओ के द्वारा, पहले सीएसओ के द्वारा होता था। ये चैप्टर हम लोग राष्ट्रीय आय वाला जो है, राष्ट्रीय आय मापक गणना वाला, उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया है। इसका घटना चक्र का, इकोनॉमी का दूसरा तीसरा लेक्चर है वो। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? अब ये भी पूछ ही रहा है कि इसमें क्या सम्मिलित नहीं है। गैस एवं जलापूर्ति, विद्युत, खनन, विनिर्माण। तो सेम ही क्वेश्चन है, ऊपर ही पढ़ के आ रहे हैं, विद्युत था, खनन था, विनिर्माण था, लेकिन गैस एवं जलापूर्ति नहीं है। तो देखिए आंसर हो गया आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? यानी साफ साफ आपसे ये पूछ रहा है कि औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को कौन जारी करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ करता है, कि आरबीआई करता है, कि सीएसओ करता है, या आईएसओ करता है? और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये पूछा गया आपका बीपीएससी में। ठीक है। तो इसका आंसर है ई, क्योंकि हम लोगों ने देखा कौन करता है, तो वो एनएसओ करता है ना। और एनएसओ तो इसमें कहीं है ही नहीं, एनएसओ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो कह रहा है एनएसएसओ, डबल एस आ जा रहा है, डबल एस उसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं है। बाकी तो ये सब तो है ही नहीं, तो आपके आंसर हो गए ई। देखिए यहाँ पर एनएसओ के द्वारा ये किया जाता है। ये छोड़िए, उस टाइम का रहा होगा, पूछा था। जो काम की चीज़ें हैं बस हम वही देखते हुए चलेंगे। ये भी छोड़ दीजिए, ये भी उस टाइम का डाटा था, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। अच्छा देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। भारत में, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? कोयला, उर्वरक, विद्युत, रसायन, सीमेंट। तो कोयला को हमने देखा था, उर्वरक को भी हमने देखा था, विद्युत को भी हमने देखा था, सीमेंट को भी देखा था, लेकिन रसायन नाम कहीं उसमें था ही नहीं। तो आंसर है आपका डी। ये देखिए फिर वही चीज़ दिया है। 8 कोर उद्योग कौन से हैं? कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद है, उर्वरक है, इस्पात है, सीमेंट और विद्युत है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति से भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। कब की गई थी राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार के द्वारा? तो ये की गई थी आपकी सन 2011 में। आंसर है आपका बी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई थी। अभी सर के द्वारा जो विजन का क्लास लिया गया था, विजन का मंथली मैगजीन का, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाया गया था और वहाँ पर दिया गया था। यही तो खासियत है उसका विजन मंथली मैगजीन का, कि उसकी पृष्ठभूमि भी दे देता है, कि हाँ इसका स्थापना कैसे हुआ, गठन क्या हुआ, क्या क्या कार्य है, इसके उद्देश्य क्या है, और उसके बाद से करंट में जो चीज़ें चलती हैं कि किसको लेकर के ये चर्चा में आया है, करंट में किस बात को लेकर के, किस मुद्दे को लेकर के ये हाईलाइटेड है, उसके बाद से ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये चीज़ उसकी बहुत अच्छी है। तो यदि आप लोगों ने अभी मेरे ख्याल से
2-3 दिन पहले वाला ही लेक्चर है, उसी में ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं और उसमें था बी यानी 2000। आंसर इसका बी, सन 2000 में ये आरंभ की गई थी। अगला, विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? बड़े उद्योगों को, लघु उद्योगों को, सूक्ष्म उद्योगों को, मध्यम उद्योगों को या निर्माण उद्योगों को? तो साफ साफ इसे पता चल रहा है कि जब कह ही रहा है कि विनिर्माण, तो विनिर्माण जब कोई चीज़ पहले निर्मित हो गई होगी उसी को तो हम विनिर्माण करेंगे। विनिर्माण जैसे कि गेहूँ है, तो गेहूँ का पहले उत्पादन हो गया है, तो अब क्या करेंगे, हम बिस्किट बनाएंगे, बिस्किट, तो ये विनिर्माण उद्योग में आएगा। तो आंसर है इसका ई। अगला अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए मैंने आपको समझाने के लिए बस बताया था, यहाँ पर आपको डेफिनेशन कुछ अलग ही मिलेगा। जैसे कि दे रहा है कि यहाँ पर कि मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को विनिर्माण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई बिस्किट वाली मशीन ले लीजिए। ठीक है, बिस्किट वाली मशीन, अब बिस्किट कैसे बनेगा? मान लीजिए गेहूँ का आपने उत्पादन कर दिया, अब गेहूँ को आप लेकर के जाएंगे, मशीन जो होता है आराकल मशीन, उसमें पिसवाते हैं। ठीक है, तभी तो जा करके बिस्किट बनता है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर बताई गई हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर, विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक की गतिविधियाँ शामिल होती हैं, किंतु इस शब्द का उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन में के अर्थ में किया जाता है। इसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदलाता। छोड़िए ये सब, वही है कच्चा माल, गेहूँ वगैरह। ठीक है, आगे देखते हैं। ये उस टाइम का है करंट का, तो इसे भी आप छोड़ सकते हैं। ये 1991 का है, बस हमको यहाँ पर लेटेस्ट वाला देखना है। MPSC का छोड़ सकते हैं ये भी। ठीक है, जो काम की चीज़ें होंगी बस हम उसी को पढ़ेंगे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। भारत में जिस व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है उसे माना जाता है। छोटे उद्यमी माने जाएंगे, लघु उद्यमी माना जाएंगे, सूक्ष्म उद्यम माना जाएगा या मध्यम उद्यम माना जाएगा? तो इसका आंसर है सी, इसको माना जाएगा सूक्ष्म उद्यम। ये छोड़िए, उस टाइम का रहा होगा। अगला कह रहा है कि लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए 10 लाख रुपए से अधिक नहीं, 10 लाख रुपए से ऊपर परंतु 25 लाख रुपए से अधिक नहीं, 25 लाख रुपए से ऊपर परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं, 5 करोड़ रुपए से ऊपर परंतु 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। आंसर है सी, 25 लाख रुपए से ऊपर तो हो लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। आंसर है इसका सी। अगला है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार उसे मध्यम उद्यम के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी निवेश राशि होगी, कितनी होगी? तो उसको आप मानेंगे कि हाँ वो मध्यम उद्यमी है या मध्यम उद्यम है उसका। तो रुपया 25 लाख से 5 करोड़ या 5 करोड़ से 10 करोड़ या 25 लाख से कम या 10 करोड़ से अधिक। तो आंसर है इसका बी, 5 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये से लेकर के 10 करोड़ तक। ठीक है, और सूक्ष्म का आपने देख ही लिया कितना था, 1 करोड़ से लेकर के, यहाँ पर आपने देख ही लिया 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक। बस दुगना कर दीजिए, 10 आ गया मध्यम में। अगला है कि माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 6 के अनुसार 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों, अब वही चीज़ फिर पूछ लिया, मध्यम उद्योगों, तभी हमने देखा क्या है, दुगना करने की बोली नाम है 5 से 10। तो ये देखिए आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा है, तो कितना था? ये था 10 लाख। आंसर है आपका ए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ था, अब वो जो चीज़ क्वेश्चन में बताया वही चीज़ यहाँ पर पूछ लिया 2006 में। ठीक है, आंसर है बी, 2006 में ही। फिर एक जेनेटिक उद्योग से संबंधित है, कृषि है कि मछली पकड़ना है, शिकार करना है या खनन करना है, यहाँ पर पूछा जेनेटिक उद्योग। तो ये तो आप सभी को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, कृषि है। ठीक है, जेनेटिक उद्योग वे उद्योग कहलाते हैं जो विक्रय के उद्देश्य से निश्चित प्रजाति के पौधे तथा जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि से संलग्न हो। ऐसे उद्योगों का मुख्य उद्देश्य विक्रय से लाभ कमाना होता है, जैसे पौधों की नर्सरी, पशुपालन या मुर्गी पालन आदि। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है
वस्त्र उद्योग है, कि कागज उद्योग है, हथकरघा उद्योग है, या जूट उद्योग है। ठीक है, तो आप सभी को पता है क्या है, वो हथकरघा उद्योग है। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जब ऐसी चीज़ों में है ना कि लघु उद्योग, तो बेचारे की कितनी क्या होती है कि पहुंच ही नहीं होती, उनको फंडिंग नहीं मिल पाता। ठीक है, और वो जान ही नहीं पाते हैं कि क्या क्या कब आ रहा है, कब चीज़ें जा रही हैं। तो ये सभी ही हैं, आंसर है इसका डी। ऐसी चीज़ों में हमेशा आंसर सभी होता है। कमियाँ जहाँ भी हो, अच्छाई जहाँ भी हो, तो सारे जब मोस्टली उसमें आंसर एक से अधिक ही होगा। कोई आंदोलन हो, उसमें भी आंसर आपका एक से अधिक ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योग को मुख्यतः इसीलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कुटीर उद्योग होते हैं, जो लघु उद्योग होते हैं, उन्हें प्रोत्साहित क्यों करना चाहिए? संपत्ति का वितरण समान करते हैं, अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, कम लागत पर उत्पादन करते हैं, या कम पूंजी विनियोग की अपेक्षा करते हैं। तो बताने की जरूरत है ही नहीं आपको, ये अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है? वित्त का, विपणन का, कच्चा माल का, या हड़ताल एवं तालाबंदी का। तो अभी हमने देखा वित्त की फंड नहीं है इनके पास, विपणन की जानकारी नहीं मिल पाती इनके पास, कच्चे माल की उपलब्धता हो नहीं पाती इनके पास, लेकिन हड़ताल एवं तालाबंदी से इसका कोई संबंध है ही नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। लघु उद्योग की प्रमुख समस्याएं कच्चा माल, वित्त उत्पादन की अविकसित प्रणाली, विपणन एवं बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा आदि है। इसकी अन्य समस्याओं में संगठन का अभाव, अनुसंधान कार्यों की कमी, परिवहन साधन की कमी एवं तकनीकी शिक्षा का अभाव भी है। हड़ताल एवं तालाबंदी बड़े उद्योगों की समस्या है। ये बड़े उद्योगों की समस्या है, हड़ताल एवं तालाबंदी। तो ये भी आप ध्यान देंगे कि बड़े उद्योगों की समस्या क्या है। अगला है कि निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है। क्या है व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य? नवाचार करना, रोजगार सृजन करना, व्यवसायिक समन्वय, या जोखिम प्रबंधन। तो बताने की जरूरत नहीं है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। आंसर है बी। ये देखिए कितना बढ़िया दिया है यहाँ पर कि व्यवसाय के उद्देश्य, व्यवसायिक क्रियाएं सदैव किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर संपन्न की जाती हैं। प्रारंभ में लाभ कमाना ही केवल व्यवसाय का उद्देश्य समझा जाता था, लेकिन आज की अर्थव्यवस्था में इसके उद्देश्य बहुत व्यापक एवं विविध हो गए हैं। कैसे? यदि आर्थिक उद्देश्य अगर हम देखें व्यवसाय का यदि आर्थिक उद्देश्य को देखा जाए तो उसमें होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए इंसान, नए ग्राहक बनाए, नवाचार करे, कुशलता बढ़ाए, प्रतिष्ठा बढ़ाना। ठीक है। सामाजिक उद्देश्य में अगर हम देखें तो उचित क्वालिटी यानी गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी हो उसकी, उचित मूल्य रखें ताकि सब लोग उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि सब लोग मतलब उसको खरीदने में सक्षम हों, मानवीय व्यवहार के हों यानी ज़्यादा केमिकल्स वगैरह उसमें ना ऐड हों, साधनों का सदुपयोग हो, रोजगार सृजन हो, सामाजिक उत्तरदायित्व हो ग्राहकों के प्रति, श्रमिकों के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मालिकों के प्रति और लेनदारों के प्रति। मतलब देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर दिया है। अगर व्यवसाय से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ ले तब बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप इस तरीके से चार्ट के माध्यम से आप दिखा सकते हैं और ये कितना अट्रैक्टिव आंसर आपका हो जाएगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, सरकार इनकी सहायता करती है, ये पारंपरिक हैं, उनका प्रबंधन करना आसान है। नहीं, अभी हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं क्या है, रोजगार देना। तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। आगे देखते हैं। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है, सूती कपड़ा उद्योग है या लोहा इस्पात उद्योग है या जूट है या कागज है। आप सभी को पता है क्या है, ये सूती कपड़ा है। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे पुराना एवं विशाल उद्योग है। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती मिल 1818 में कलकत्ता में स्थापित की गई थी। तो ध्यान देंगे, अभी हम ये चीज़ें हम बार बार पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये एनसीईआरटी में पढ़ा दी गई हैं आपको। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये सूती मिल जो है ये कब स्थापित की गई थी और कहाँ की गई थी। तो ये 1818 में की गई थी और कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी कलकत्ता में। अगला है, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह है
कुटीर उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, आयरन और स्टील उद्योग है, या अभियांत्रिकी उद्योग है। यहाँ पर उद्योग की बात कर रहा है तो क्या है आपका वो कुटीर उद्योग है। आंसर है ए। भारत में सर्वप्रथम कुटीर उद्योग का ही विकास हुआ था। भारत में औपनिवेशिक काल से के पूर्व कुटीर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। भारत में विकसित सूती वस्त्रों का निर्माण भी कुटीर स्तर पर ही किया जाता है, यानी कुटीर उद्योग में ही ये भी आता है आपका। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये कब पूछा था? तो ये पूछा था आपका 2018 में। ठीक है क्वेश्चन। तो उस टाइम के हिसाब से अगर हम आंसर देखें तब था सऊदी अरब। ठीक है, लेकिन यदि हम वर्तमान में देखेंगे, ठीक है, इसको हटा करके यदि हम सन 2022 में देखें तब हमारा है यूएसए। ये ध्यान देंगे यूएसए है। ठीक है, ये उस टाइम का था, इसे आप छोड़ सकते हैं। आपको वर्तमान डाटा याद करना है और वर्तमान में कौन है? वो है यूएसए। यहाँ पर देखिए प्रश्नगत विकल्प सी सही था। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार वर्ष 2019 में कच्चे तेल के उत्पादन में संयुक्त अमेरिका के बाद रूस। देखिए अब ये लेटेस्ट डाटा है, ये अमेरिका है इस टाइम पे। ठीक है, और उस टाइम पे था आपका सऊदी अरब। ये सऊदी अरब था उस टाइम पे, तो हमको ये नहीं देखना, हमको बस ये देखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है, यानी नदी तट पर स्थित नहीं है? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर या भद्रावती। तो इसका आंसर है आपका ए भिलाई। तो भिलाई स्टेट स्टील प्लांट को छोड़कर शेष सभी लौह संयंत्र इस्पात जो हैं वो नदी तट पर स्थित हैं। तो भिलाई आप सभी को पता है, भिलाई कहाँ है? ये भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। और एक मूवी आई थी, यदि आपने देखा होगा, ऑस्कर के लिए भी वो नामित हुई है, बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। हालांकि वो 20 मिनट की मूवी है और मूवी का नाम है आई प्रवीर। यूट्यूब पर ये मूवी है, आई प्रवीर द आदिवासी गॉड, आदिवासी गॉड, ये मूवी है। ठीक है, और इस मूवी में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है प्रवीण महाराज के बारे में। बहुत ही अच्छी मूवी है, 20 मिनट की मूवी है, कई सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता चलेंगी। हालांकि इसका आंसर शायद मैं भी नहीं दे पाती, ठीक है, लेकिन मैं वहाँ देखी थी तो ये पहाड़ी के पास स्थित है, ना कि किसी नदी तट पर। ठीक है, ये पहाड़ी है, लोग तो वहाँ के लोग तो पानी के लिए खुद दूर दूर जाते थे, तो ये पहाड़ी पर स्थित है। एक बार इस मूवी को देखिएगा, वहाँ के जो ये जनजाति समुदाय हैं उसके बारे में आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। और ये जल जंगल ज़मीन का जो नारा है वो सबसे पहले प्रवीण महाराज के द्वारा ही दिया गया था। काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें, ये 20 मिनट की मूवी है, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो एक बार बस खाना खाते खाते या सोते सोते इस चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। तो इसका आंसर है ए। भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है, ये सार्वजनिक है, निजी है, सहकारी है या सार्वजनिक निजी संयुक्त है? तो इसका आंसर है ये एक सार्वजनिक उपक्रम है। चिकवी का माटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? अब देखिए, आप ये चीज़ अगर आ जाए क्वेश्चन में तो आप परेशान हो जाएंगे, आखिर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए है, लौह के लिए है, चांदी के लिए है, मैग्नीज के लिए है? तो ये जो चिकवी कमाटा जो चिली है, चिकवी कमाटा, ये तांबे के लिए है। आंसर है ए, तांबा खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये। अब इसमें दिया है सुमेलित करने के लिए रूर, दक्षिण न्यू इंग्लैंड, पो घाटी, कांगो मैदान, ये सारी चीज़ें कहाँ पर है? और ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? औद्योगिक प्रदेश हैं और देश हैं, यानी किस देश में स्थित है और कौन सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। तो रूर तो आप सभी को पता होगा ये जर्मनी में है, पो घाटी भी आपको पता होगा कि इटली में है, कांगो मैदान ये जापान में, लेकिन दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि रूर क्षेत्र जर्मनी का एक औद्योगिक क्षेत्र है, पो घाटी इटली में है, पो नदी इटली की एक महत्वपूर्ण नदी है। अगर यदि ये नदी आपको पता होती तो भी आप इसके आंसर तक पहुंच सकते थे। कांगो मैदान जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शु पर है, तो ध्यान देंगे कांगो मैदान कहाँ पर है, तो सबसे बड़ा द्वीप भी क्या है? होन्शु पर है। और यही क्वेश्चन पूछा था आपका 66वीं बीपीएससी में, 66वीं
बीपीएससी में कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन निकाला है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, कौन सा है, वो होन्शु ही था। ठीक है, क्वासो भी है, होन्शु भी है, ऐसा करके 4 नाम है उसके, क्यूरोसियो है, तो आपको ध्यान देना है। लेकिन जो सबसे बड़ा है वो है आपका होन्शु, और यही क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में, 66वीं बीपीएससी में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज्योग्राफी वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से इन चीज़ों में से भी क्वेश्चन, मैं इसीलिए हर बार आपको बोलती हूँ कि केवल आप वहाँ पर ही सीमित मत रहिए कि ये आपने रट लिया हो गया, आप इसमें भी देखिए कि लिखा क्या चीज़ है। तो यदि आपसे पूछ ले कि पो नदी कहाँ की महत्वपूर्ण नदी है, तो यदि आपको यहाँ से चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आपको पता है कि पो नदी कहाँ है, इटली में है, तो आप आसानी से अपने क्वेश्चन तक पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ कह रहा है कि दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूएसए का एक भौगोलिक क्षेत्र है, न कि यूनाइटेड किंगडम का। तो किसका है ये ब्रिटेन का ना होकर के किसका है, ये है यूएसए का, इसका नहीं है, यूएसए का है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें 93 में पूछा है ये, फिर भी इसको हम देख लेते हैं। यद्यपि कुछ गैस आधारित उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं, फिर भी भारत में प्राकृतिक गैस के प्रभुत भंडार अप्रयुक्त पड़े हैं। प्राकृतिक गैस के इन विशाल संसाधनों का उपयोग किसके उत्पादन में किया जा सकता है। यानी प्राकृतिक गैस के इस विशाल संसाधन का उपयोग पूछ रहा है कि आप किस में कर सकते हैं, उर्वरक में करेंगे कि कार्बाइड में करेंगे, ग्रेफाइट में करेंगे, या संश्लेषित पेट्रोलियम में करेंगे। तो इसका आंसर है ए, उर्वरक में करेंगे। आंसर है ए। प्राकृतिक गैस उर्वरक उत्पादन में एक महत्वपूर्ण आदान है, यानी इनपुट है। अब ध्यान देंगे, आदान का मतलब भी यही आप समझिए कि क्या है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही शब्दों का यूज करता है। आदान का मतलब है इनपुट। अतः भारत में संभावित विशाल प्राकृतिक गैस संसाधनों का उपयोग उर्वरक उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अब ये पूछ रहा है कि नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है, आप सभी को पता होगा, ये अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है। तो बड़े आकार का कागज़ अर्थात अखबारी कागज़ का उत्पादन सबसे अधिक भारत नेशनल न्यूज़ प्रिंट एवं ये नेपा नगर में होता है। कहाँ है ये नेपा नगर, ये बस ध्यान देंगे, ये जो नेपा नगर है ये आपका है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। अगला है, ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है किससे, तेल आयात से, तेल शोधन से, या तेल अनुसंधान से, या तेल विपणन में। तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी पता ही होगा कि जब ऑयल एक उपक्रम है तो जाहिर सी बात है अनुसंधान से ही होगा, तेल अनुसंधान से ही होगा। ठीक है, आंसर है इसका सी, अनुसंधान से। ये चैप्टर बहुत ही लंबा है, एक बार हम देख लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है आपका। ठीक है, बट फिर इसको करेंगे, छोड़ेंगे तो है नहीं इसको। 215 क्वेश्चन है इसमें। इसमें आज हम 70 क्वेश्चन तक देखेंगे, 70 करके हम इसको पूरा करेंगे। 3 पार्ट में आएगा ये। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, हो जाएगा ये वीडियो, और छोटा रहेगा तो आप लोगों को भी देखने में आसानी होगा। तो देखते हैं 62वें नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमएमटीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना एमएमटीसी ने उड़ीसा सरकार के साथ संयुक्त रूप से की थी। तो आपका यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ये दोनों ही बातें सही हैं। भारत सरकार का उपक्रम एमएमटीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर, वही चीज़ है जो वहाँ पर बताया हुआ है। आगे देखते हैं। 1992 में विनिर्माण क्षेत्र के सकल पर्यावर्त में भारत के लघु उद्योग क्षेत्र का अंशदान किस कोटि में आता है। तो ये 97 का है, हम देखेंगे 22 का। तो यदि हम 21-22 के अनुसार देखें तो वर्तमान मूल्य पर देश के कुल विनिर्माण जीवीओ उत्पादन का कितना है, एमएसएमई का योगदान में कितना है, ये है 33% पर स्थिर है। ठीक है, और पहले के हिसाब से ये जब पूछा था 97 में तो उस टाइम पे कितना था, तो 40 था। अभी कितना है, वो 33 है। हमको बस लेटेस्ट का ही डाटा ध्यान में रखना है। अगला है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना
क्या पूछ रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य क्या क्या हैं, आपसे यही पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है कि सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक होगा ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो सारी चीज़ें हमारी पॉजिटिव आ रही हैं, बिल्कुल सही बात है। उपयोगितावाद संसाधन प्रदान कराना है, सामाजिक आर्थिक पूंजी का निर्माण हो ताकि शिक्षा संरचना जो है हमारा मजबूत हो, संतुलित क्षेत्रीय क्षेत्र के विकास भी है, ठीक है, अच्छी बात है। समतावादी यानी अमीर अमीर ना हो, गरीब गरीब ना हो, सभी को एक समान मतलब वो किया जाए, एक समान तरीके से लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा सके। तो इसका आंसर आपका देखिए 1 2 3 4 कहाँ है। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं ना कि पूरा नहीं पढ़ते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है और डी है, तो उनको लगेगा हाँ चारों सही है, डी होगा, बस लगा दिया। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 1 3 और 4 ही केवल दिया है, और पूरा आपका कहाँ दिया है, 1 2 3 और 4 कहाँ दिया, सी में। तो आंसर होगा आपका सी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों और उद्देश्यों में सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना है, ठीक है। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, वही चीज़ है जो इसमें बताया गया है पूरा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। कह रहा है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है, ठीक है। यहाँ पर हमको बताना है कि उत्तर में सही क्या है, सही पूछा है ये। तो यदि हम पहला पढ़ें, ध्यान से पढ़ें अगर हम पहले को, तो कह रहा है भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग हैं, तो बिल्कुल सही बात है ही, तो ये हमारा हट गया। फिर कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभदायक हैं, जरूरी नहीं है कि सभी उद्योग हमारे लिए लाभदायक ही हों, तो 2 को हटाइए, 2 को हमने हटाया, आंसर आ गया हमारा बी, 1 और 3। कह रहा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने आधारभूत इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा, खनन, भारी मशीनरी, कागज इत्यादि में भारी निवेश किया है। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है, परंतु सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभ की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार से आंसर आपका बी होगा, वही बता रहा है। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है। भारतीय खाद्य निगम है, कि खनिज एवं धातु व्यापार निगम है, या खादी एवं ग्रामोद्योग निगम है, या भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण है। आंसर है आपका बी, क्योंकि भारत में जो सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा जो व्यापारिक संस्था है वो धातु और व्यापार निगम ही है, ठीक है। आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य जैसा नहीं है, यानी कौन सा एक में से 3 समान है और एक समान नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है। सेल, भेल, ONGC, इस्सार ऑयल। तो पढ़ के ही लग रहा है सेल, बेल, ONGC ये सब तो एक ही साथ आएंगे, ठीक है। इसमें और सारी कंपनियां हैं, जो महारत्न कंपनियां हैं, मिनीरत्न कंपनियां हैं, उसकी ये कंपनियां हैं, ठीक है। लेकिन इस्सार ऑयल जो है ये सबसे अलग है। आंसर हो गया इसका डी। इस्सार ऑयल रुइया समूह के अधीन निजी क्षेत्र का उपक्रम है, जबकि विकल्प के अन्य तीनों उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन आते हैं। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, बाकी इससे भी कर सकते हैं कि ये महारत्न कंपनियों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। मिनीरत्न, महारत्न, तो जाहिर सी बात है सार्वजनिक उपक्रम के ही होंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र में है। बोंगाईगांव रिफाइनरी, मंगलोल रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, या एस्सार ऑयल लिमिटेड। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निजी क्षेत्र में कौन से हैं, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए कौन कौन से हैं, बहुत लंबा दिया है। उपयुक्त चारों विकल्पों में से एकमात्र एस्सार ऑयल लिमिटेड ही निजी है, और क्वेश्चन क्या पूछा कि निजी क्षेत्र के हैं, तो इसमें एकमात्र वो अकेला है, यानी कौन है, चौथा है। तो इसमें अकेला कहीं भी चौथा ऑप्शन नहीं है, इसकी वजह से इसको उसने यहाँ पर स्टार दे दिया है। तो इसमें अगर आपका विकल्प होगा तो इसमें केवल यही होगा आंसर कि निजी क्षेत्र के हैं, ठीक है। ओनली 4 सही होगा, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे इसका, बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये इतना लंबा चौड़ा है वैसे तो ये पूछेगा नहीं, बस ध्यान देंगे कि निजी कौन से हैं, इतना बस ध्यान देना है कि निजी क्षेत्र के कौन कौन से हैं और संयुक्त क्षेत्र के कौन कौन से हैं। अगर निजी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये तो नाम से ही आपको पता है, रिलायंस जहाँ भी लगा, नयारा ये भी, ठीक है, ये भी आपका, ये 3 जो हैं वो निजी हैं, और एक एस्सार।
संयुक्त क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है। भटिंडा पंजाब, BPCL, ये सब आपको पता ही है। BPCL यहाँ भी आ गया आपका। नुमालीगढ़ रिफाइनरीज, ठीक है। नुमालीगढ़ कहाँ है, लोकेशन ध्यान देंगे। नुमालीगढ़ है आपका कहाँ पर, असम में। नुमालीगढ़ असम में है आपका, ठीक है। और नयारा एनर्जी जो लिमिटेड है उसी का नाम था SR ऑयल। तो ध्यान देंगे ये भी कि SR का अब नाम क्या हो गया है, SR का अब नाम हो गया नयारा एनर्जी लिमिटेड। और ये है निजी उपक्रम का, और ये कहाँ पर है, निजी क्षेत्र उपक्रम का है। और ये कहाँ है, तो ये है वाडीनार गुजरात में। ये भी ध्यान देंगे कि नयारा कहाँ है, ये गुजरात में है। जामनगर तो आपको पता ही है गुजरात में है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन से तेल रिफाइनरी निजी क्षेत्र में है। तो इसमें से तो कोई भी नहीं दिया हुआ है, देखिए सारे सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पर नहीं, ना तो नयारा है ना ही SR है, तो इसको हटा ही सकते, ना ही आपका रिलायंस वाला है कोई, तो इसलिए यहाँ पर भी स्टार लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2013 और 14 में निम्न में से कौन सी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई लाभ की स्थिति में नहीं है। तो ये उस टाइम का रहा था, तो इस टाइम इसको हटा सकते हैं आप, आपके काम की चीज़ नहीं है, इसे भी हटा दीजिए। ये देखते हैं, ये भी लेटेस्ट ही था, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। सॉरी, उस टाइम का था, 17 का है, ठीक है। देखते थे इस पर एक बार कि प्रश्नकाल पूछते देखते हैं प्रश्न क्या है। कह रहा है कि देश में किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को हानि हुई है, यानी इसके दौरान 14 और 15 के दौरान। अगर हम 21 में देखें तो भारत में संचार निगम लिमिटेड ने हानि प्रदर्शित की है। तो बस लेटेस्ट डाटा आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम अब देखें तो संचार निगम लिमिटेड में हानि हुई है, ठीक है। यहाँ पर हटा दीजिए इसको, यहाँ पर आप कर लेंगे, क्या करेंगे आप, 21 और 2022 किसको हानि हुई है। तो यहाँ पर आपका भारत संचार निगम है, तो भारत संचार निगम ही होगा, सी ही होगा। बस आपका यहाँ पर डाटा जो है वो 2021 का हो जाएगा। उस टाइम पे भी सी ही था और अब भी सी ही है, तो बस इसको हटा देंगे, बाकी आपका टोटल सही है। तो बाकी काम देखेंगे आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसको भी देख ही लेते हैं। ये कह रहा है कि गैस अथॉरिटी भारत लिमिटेड ने पाइपलाइनें बिछाने हेतु 8,000 करोड़ का प्रावधान दिया है जो होगी। तो छोड़िए, ये उसी टाइम का है, इसे भी छोड़िए, न्यूज़ में रहा होगा। बाकी अगला क्वेश्चन हमारा 73वें नंबर का है, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये 3 पार्ट में आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चीज़ें इसमें आपकी गलत हो रही है उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, और शॉर्ट नोट्स बना करके आप इसको रिवीजन करते रहिए, चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे। इस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि दोबारा आपको घटना चक्र खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। थैंक यू।